हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों से स्टार्ट करने वाले हैं और आज मैंने आंसर भी लिख दिया है सीधा-सीधा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको लिख कर चलना और याद कर लेना, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं 61 61 नंबर का 61, ठीक है? इसमें 1 2 लिखा हुआ है। तो पहला प्रश्न है, मानव कान कम से कम कितने आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? ठीक है? तो आप लोग को आंसर दिख रहा है दोस्तों इसमें 16 में, ठीक है? इसका आंसर होगा 16, कम से कम 16 ध्वनि सुन सकता है। और उसके बाद सेकंड आता है, मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थापित होता है? तो आप लोग को पता है 4 7 9 13 17 20 22 षड्ज ग्राम में जो स्वर रहते हैं श्रुतियों पे, और 17वीं श्रुति से एक श्रुति अगर नीचे उतार दें तो वो पंचम हो जाता है मध्यम ग्राम का, ठीक है? तो इसका आंसर होगा 16वीं श्रुति पे मध्यम ग्राम का पंचम है, स्थापित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों तीसरा, प्रमाण श्रुति को महर्षि भरत ने किस विधि द्वारा निकाला है? तो आप लोग को अगर इसका कहानी पता होगा तो आप लोग इसको बना लेंगे आराम से। पंचम 17वीं से एक श्रुति नीचे उतर कर 16वीं पे आता है तो मध्यम ग्रामिक पंचम बनता है। और इस जो ये जो घटना होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रमाण श्रुति बोलते हैं, ठीक है? और ये प्रमाण श्रुति किस पे निर्धारित किया गया है? तो सारना चतुष्टयी। भरत ने अपने ग्रंथ में सारना चतुष्टयी के द्वारा बताया है इसने, ठीक है? उसको प्रमाण श्रुति कहा गया। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों चौथा नंबर का। प्राचीन समय में काकली निषाद किस श्रुति पर स्थित है? ठीक है? तो काकली निषाद दोस्तों दूसरी श्रुति पर स्थित है। अगर कैसिक निषाद पूछा जाएगा तो पहली लगाएँगे आप, ठीक है? ठीक है, अब पाँचवा देखते हैं। भरत ने सारना पद्धति में कितनी वीणा का प्रयोग किया है? तो 2 वीणा का प्रयोग किया गया है, एक अचल और ध्रुव, ठीक है? और एक चीज़ और पूछ सकता है यहाँ से, भरत ने 7-7 ताल लगाए हैं, ठीक है? भरत और मतंग ने। और उसके बाद सारंगदेव ने कितने लगाए हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसको, ठीक है? तो छठवा देखते हैं हम लोग, आड़व-साड़व जाति से कितने राग बनेंगे? तो दोस्तों आड़व-साड़व से 90 राग बनेंगे। और इसका एक कॉन्सेप्ट है, देखो संपूर्ण से संपूर्ण जाति होने के कारण एक राग बनते हैं, इसको आप याद कर लेना। और औड़व जाति औड़व जाति से कितने राग बनेंगे? 15 राग बनेंगे। साड़व से 6 राग ही बनेंगे, 6 स्वरों का प्रयोग होने के कारण। तो इसमें क्या किया हम लोग, 15 इंटू 6 किए हैं तो आंसर निकला है 90, ठीक है? इसका आंसर होगा 90 राग। तो कवि लोचन एवं हीरा नारायण देव ने संपूर्ण जाति को क्या कहा है? बताइए। तो चलो हम लोग आंसर ही देख लेते हैं सीधा, ब्राह्मण कहा है, ठीक है? संपूर्ण जाति को ब्राह्मण कहा है। और अगर ब्राह्मण के बाद आता है क्षत्रिय, ठीक है? संपूर्ण जाति से संपूर्ण के बाद साड़व है, साड़व को ब्राह्मण माना माना है। और औरों को क्या माना है? आप लोग कमेंट बॉक्स पे बताइए। इससे आप लोगों की भी प्रैक्टिस होगी दोस्तों, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये। फिर हम लोग देखते हैं, वीणा के तार पर सर्वप्रथम स्वर स्थापना पद्धति किसने किया? तो अगर सर्वप्रथम की बात करते हैं दोस्तों तो अहोबल इसका आंसर होगा, ठीक है? और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 9वां प्रश्न। तो प्राचीन काल में एक स्वर के गायन को क्या कहा जाता है? प्राचीन काल में एक स्वर के गायन को हम लोग आर्चिक बोलेंगे, 2 स्वर के गायन को क्या बोलेंगे हम लोग? गाथिक बोलेंगे, और 3 स्वर के गायन को सामिक बोलेंगे दोस्तों, ठीक है? उसके बाद आता है 10वां, एक पूरे सप्तक का अंतराल सेवट पद्धति में कितना होता है? ये कमेंट बॉक्स पे बता दूंगा दोस्तों, ये थोड़ा मेरे को भी डाउट है, क्योंकि हमको सातों स्वरों का जो अंतराल है वो निकालना पड़ेगा और उसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है? 712 के लगभग निकलेंगे, फिर भी मैं कंफर्म कर दूंगा आप लोग को, ठीक है? आप लोग को इसका आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे इसको बताइए। तो समपा का अंतराल सेंट पद्धति में कितना माना गया है? तो 240 माना गया है, ठीक है? और 12वां देखते हैं, जिस स्वर पर जाति गायन का समापन होता था उस स्वर को क्या कहा जाता था? जाति गायन की बात आ गई, ठीक है? तो इसका आंसर होगा न्यास। 13वां हो गया दोस्तों, देखते हैं श्रीचंद ने बानियाँ क्या थी? श्रीचंद की बानियाँ क्या थी? तो इसका आंसर है नौहार बानी थे। बानियाँ 4 प्रकार की होती है, ठीक है? और पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 16 नहीं होती ना, 18 पुराण होते हैं टोटल, और पुराणों के भी उप उप पुराण 18 होते हैं, ठीक है? सामगान के मुख्य गायक को क्या कहा जाता है?
तो सामगान के तीन गायक होते हैं, आप लोग को पता है, प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उद्गाता। ठीक है। अब देखते हैं 16। लोचन के कितने मेल हैं? तो लोचन के मेल हैं दोस्तों 12। और 12 मेल से कितने राग बनेंगे ये भी कमेंट बॉक्स में बताओ। अब देखते हैं गजझंपा ताल में खाली कौन सी मात्रा पे स्थित होती है? तो दोस्तों गजझंपा ताल में 9वीं मात्रा पे खाली पड़ती है हमेशा। ठीक है, 8वीं नहीं लिखना आप लोग। और आरा चार ताल में तिरकिट कितनी मात्रा का होता है, मतलब कितनी कितनी मात्रा पर पड़ता है ये लिखना है हमको। तो आप लोग को ताल का पोर्शन बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा। अभी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए भी है ये। तो इसका आंसर होगा दोस्तों देखो, दूसरी मात्रा पे और 9वीं मात्रा पे। ठीक है, तिरकिट पड़ता है यहाँ पे। और फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 19वां नंबर का प्रश्न। बिना पर्दे वाले वाद्य में मिंड का काम किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? पाश्चात्य संगीत की हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो स्लर कहा बोलेंगे उसको। और ठीक है, और अगर पर्दे वाले वाद्य की बात किए तो घसीट बोलेंगे। और बिना पर्दे की बात चल रही है ना यहाँ, तो इसको शुद्ध बोलेंगे। और हम लोग जो गायन में यूज़ करते हैं वो होता है मेंढ। ठीक है। और 20वां नंबर देखते हैं हम लोग, ध्रुव ताल संकीर्ण जाति में कितनी मात्रा का होता है? ताल की सप्तताल बोल सकते हैं कर्नाटक संगीत के। ठीक है, 7 मुख्य ताल होते हैं। उसमें से आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्रुव, अठ, मठ, त्रिपुट, झंप, रूपक, एक। ठीक है। तो ध्रुव का ताल कितना होता है? 14 मात्रा का ताल है दोस्तों। तो उससे हमको मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि ये संकीर्ण की बात कर रहा है ना। जातियाँ भी होती है हमारे में, तो संकीर्ण की कितना मात्रा होता है संकीर्ण जाति की? 9 मात्रा। और ध्रुव का अगर साइन देखेंगे तो लघु लघु द्रुत लघु ऐसा जोड़ता है। ठीक है। ये इसका एक कॉन्सेप्ट मैं लेके आऊँगा, मेरे अलग प्लेलिस्ट पे आप लोग जाकर देखिएगा उसको। तो इसका आंसर दोस्तों निकलेगा 29। ठीक है। और इसको भुवन भी बोला जाता है ना, याद रखना आप लोग। अब राग का पोर्शन आ गया, थोड़ा देखते हैं। म रे प म प ध प ग म प ग म रे सा। तो ये दोस्तों आप लोग को पता चल रहा है कामोद है ये तो। और ये स्वरूप देखते हैं, सा प द म ग रे प म ग सा रे ग सा नी। ये है दोस्तों तिलक कामोद। ठीक है, ये पता चल गया हमको, इसका स्वरूप से ही तिलक कामोद है ये। उसके बाद देखते हैं सामा म प ग म नी प म प ग म रे सा, बहुत ही फेमस है ये तो। ये आप लोग को बता भी देंगे, बहार है ये। ठीक है, राग बहार है दोस्तों ये। उसके बाद बलवंत राय भट्ट का उपनाम क्या है? इसका दो उपनाम है दोस्तों, देखो, भावरंग लहरी और भैया जी। ठीक है, सरसपिया नहीं होगा। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 25वां नंबर, राग गौड़ सारंग का गायन समय क्या है? तो यहाँ तो आंसर लिखा हुआ है, दिन का दूसरा पैरा। आप लोग एक शॉर्ट नोट बनाइए अपना, और वहाँ पे पूरा आप लोग को जो जो नहीं बन रहा है वो आप लोग लिख के चलिए, याद हो जाएगा आप लोग को। तो देखते हैं दोस्तों हम लोग अगला। ठीक है, 26वां नंबर का, कर्नाटक संगीत का पदम उत्तरीय संगीत का किस गायन शैली से संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा ध्रुपद और धमार, दोनों होंगे। ठीक है। आप लोग ये भी बता दीजिए कि जो पदम है उसके रचनाकार कौन है? और 27वां, अभी मैं जितना आप लोग को पूछ रहा हूँ वो आगे मिलेगा, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स पे बताएं इसका आंसर पता होगा तो। और नवरत्न मालिका किसकी कृति है? तो बहुत ही फेमस है, कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्तियों में से एक है ये। ये है श्यामा शास्त्री। ठीक है, श्यामा शास्त्री के नवरत्न मलिका इनकी कृति है। किसकी? श्यामा शास्त्री की। अब 28वां नंबर का, कौन से ग्रंथों के अध्यायों को अधिकरण कहा गया है? ये ऑप्शन जानबूझ के नहीं रखा गया है, आप लोग एग्ज़ाम में आंसर ऐसे निकाल लेंगे ये तो इसका आंसर होगा दोस्तों संगीत समाचार। इसके जो ग्रंथकार हैं वो उसका नाम है पार्श्वदेव। ठीक है, आप लोग ऐसा याद कर सकते हैं कि समय से हमेशा पार्श्वदेव आ जाते हैं, तो संगीत समाचार का पार्श्वदेव। ठीक है। भाव भट्ट के अनूप संगीत रत्नाकर में कितने श्लोक प्राप्त होते हैं? तो 116 भाव भट्ट के 3 ग्रंथ है दोस्तों, आप लोग को पता है ना। तो उसमें से अनूप संगीत रत्नाकर के श्लोक कितने हैं? 166। ठीक है।
उसके बाद सरोद को किससे बजाया जाता है? सरोद को जवा से भी बजाया जाता है और कौन से भी बजाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 31वां देखते हैं। प्रबंधों में कम से कम कितने अंगों का होना आवश्यक है? मतलब 2 अंगों का। और प्रबंध के अंग की बात करें तो कितने होते हैं? 3 विरुद्ध पद, पाद, स्वर, ताल, 6 होते हैं ना, 6 अंग होते हैं। उसमें से 2 अंगों का होना अनिवार्य है और अधिक से अधिक की बात करेंगे तो 6 अंगों का होगा, ठीक है। और ये 30वें नंबर पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा-सा। कुछ लोग कोन और जवा को एक मानते हैं और कुछ लोग जवा और कोन को अलग मानते हैं, ठीक है। तो दोनों ही याद रखिए आप लोग। अब देखते हैं मध्ययुगीन कौन से ग्रंथकार क्रमानुसार कम से कम 5 स्वर युक्त मेल या थाट कहा है? इसका आंसर होगा दोस्तों श्रीनिवास, ठीक है। मध्यकालीन बोल रहा है ना, मध्ययुगीन बोल रहा है, तो नारद तो आएगा नहीं, नारद प्राचीन है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों 33वां नंबर का। विलंबित ख्याल करीम नाम तेरो किसकी रचना है? तो ये अदर अंक की रचना है, ठीक है। और कौन से कलाकार के गज परन से हाथी भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं? अगर परन के आविष्कारक कौन है? कुदौ सिंह ही है, तो इसका आंसर कुदौ सिंह ही होगा दोस्तों। मान कौतूहल का फारसी अनुवाद किसने लिखा? किसने किया? ठीक है। तो मान कौतूहल किसका ग्रंथ है बताइए आप लोग? तो मान कौतूहल ग्रंथ है मानसिंह तोमर का। और इनकी टीका कौन लिखा? फ़कीरुल्लाह ने लिखा कब? 1671 को, ठीक है। और कौन सा ग्रंथ लिखा फ़कीरुल्लाह ने? राग दर्पण लिखा, ठीक है। और अब देखते हैं हम लोग 36 नंबर का। सामवेद में कितने श्लोक हैं? तो श्लोक 1549 हैं और 1810 मंत्र हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाम मुस्तफ़ा खां कौन से घराने से संबंधित है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि देखो अभी सोनू निगम हो गया, शान हो गया, ये सब किनसे सीखे हैं? तो गुलाम मुस्तफ़ा खां से ही सीखे हैं। तो इसका इसका आंसर होगा रामपुर सहसवान, ठीक है। रामपुर सहसवान घराना से। तो कली गोपाल, कवि गोपाल, कली है ये, कली गोपाल खेल गोपाल का संबंध किस राज्य से है? तो ये है असम से। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं एक ट्रिक लेके आने वाला हूँ, उसको देखने के बाद मेरी गारंटी है कि आप लोग से गलत होगा ही नहीं एक भी आंसर, ठीक है। वो जल्द ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। संगीत से रिलेटेड और इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सब का भी आप लोग को मिलेगा, जो बहुत ही हेल्प करेगा आप लोगों की एग्ज़ाम के लिए। और तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा असम, ठीक है। संगीत की जननी किसे कहा जाता है? बहुत ही फेमस है ये तो, पता ही होगा आप लोग को, काकू को कहा जाता है। और अगर रागों की जननी पूछेगा तो जाति को कहा कहेंगे, ठीक है। जैन काल में नाद या स्वर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो जैन काल में नाद और स्वर के लिए घोषा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों यहाँ से कंप्लीट होता है हम लोग का 40, मतलब आज हमने पूरे 100 कर लिए हैं। आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए, क्योंकि बीपीएससी 4.0 भी होने वाला है और 3 भी होने वाला है। तो आप लोग अपने तैयारी पे लग जाइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। और तब तक के लिए आप लोग को बाय। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलते हैं दोस्तों। सी यू।